तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बेटा अब ये माफ़ी किस काम की। शैलेंद्र ने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा। काफ़ी मिस कॉल आए हुए थे। कुछ जाने पहचाने नंबर थे और कुछ अनजान, पर व्यस्तता के चलते आज उसने कोई कॉल अटेंड नहीं की। अब ऑफिस की छुट्टी होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। सारा दिन आज वह बहुत व्यस्त रहा। बॉस की डांट भी खाई। 2 दिन छुट्टी होने के बाद भी वह अपना कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाया था। करता भी कैसे? अंजलि उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मायके जो खींच ले गई थी। रक्षाबंधन का त्यौहार था। उसकी तो अपनी कोई बहन थी नहीं, इसीलिए उसे इस त्यौहार में कोई दिलचस्पी नहीं। पर अंजलि को अपने भाइयों के पास राखी बांधने जाना था। त्योहार से 2 दिन पहले गांव से पिताजी का फ़ोन आया था कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। हो सकता है यह उसके आखिरी क्षण हो। एक बार तुम्हारी सूरत देखना चाहती है। जब उसने अंजलि को यह बात बताई तो बहुत नाराज़ हुई। हर बार तुम्हारी माँ को मेरे त्योहार में रंग में भंग डालना होता है। यही बात तो पिछली दिवाली पर भी हुई थी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वे कहीं नहीं जा रही। तुम्हें बुलाने के लिए पिताजी जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर उनकी तबीयत के बारे में बता देते हैं और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग खड़े होते हो। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें गांव की सैर करवा कर लाती हूँ। घर के इकलौते दामाद हो, कभी तो उन्हें भी खातिरदारी का अवसर दिया करो। माँ बाबूजी ने कितनी बार कहा है कभी तो दामाद जी को लेकर आया कर अपने साथ, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। पर इस बार मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ने वाली। जानती हूँ अगर मैं अकेली चली गई तो पीछे से तुम गांव पहुँच जाओगे और तुम्हें वहाँ अकेला देखकर बतंगड़ बन जाएगा कि बहू बीमार सास को देखने भी नहीं आई। अगले वीकेंड पर गांव चलेंगे। फ़िलहाल अपना त्योहार खराब करने का मेरा कोई मूड नहीं है। 1 साल हो गया मुझे मायके गए। अगर इस बार भी नहीं गई तो सभी बहुत नाराज़ होंगे। शैलेंद्र बोला, पर पिताजी से क्या कहूँगा? बोल देना नई कंपनी है, ज़्यादा काम होने के कारण छुट्टी नहीं मिली। अब मैं काम करूं या आप लोगों के पास आ बैठूं? ऐसे ही रोज़ रोज़ छुट्टी लेकर गांव आता रहा तो जल्दी ही नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। और अगर उन्होंने तुम्हारे पास फ़ोन किया तो? अंजलि बोली, तुम ना सोचते बहुत हो। तुम्हारी यही सबसे बड़ी बीमारी है। मेरे पास फ़ोन करेंगे तो मैं खुद बात संभाल लूँगी। तुम बस अब चलने की तैयारी करो। अंजलि बहुत उत्साहित थी। गांव में उसके 6 भाई थे जिन्हें वह राखी बांधती थी। अपने सगे तो 2 ही थे, बाकी चाचा ताऊ के लड़के थे। उसके पिताजी 4 भाई हैं और इन सब के बीच अंजलि इकलौती लड़की थी और वह भी सबसे छोटी। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। अंजलि भी बहुत समझदार थी। रिश्तों को सहेजना और निभाना उसे अच्छे से आता था, पर ससुराल में वह बिल्कुल विपरीत व्यवहार करती। शैलेंद्र के चाचा ताऊ के परिवार के व्यक्तियों से वह दूर ही रहती। उसकी शादी से पहले चाचा की लड़कियां शैलेंद्र को राखी बांधती थी, पर जब से अंजलि की शादी हुई है यह सिलसिला टूट गया है। अंजलि इसी दिन गांव नहीं जाना चाहती और अकेले शैलेंद्र के जाने से तिल का पहाड़ बनते देर नहीं लगती, तो बस व्यस्तता का बहाना बनाकर वह इस दिन गांव नहीं जाता। अंजलि ने उसे समझाया है, अब तुम्हारी तो वह सगी बहन है नहीं। तुम्हारे जाने या ना जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पर अगर मैं नहीं गई तो मेरे भाई बहुत नाराज़ होंगे। और वैसे भी बचपन की बात कुछ और थी। अब हम बड़े हो गए हैं। आजकल लोगों को अपने रिश्ते निभाने के लिए समय नहीं मिलता, तो फिर यह दूर के रिश्ते निभाने का झंझट कौन ले? शैलेंद्र का भी कोई खास लगाव नहीं था उन लड़कियों से। वह तो बस माँ के कहने पर राखी बंधवा लेता था। चाचा की लड़कियाँ भी अपने भाई को राखी बांधने आती और परिवार में कोई और भी भाई उस समय उपस्थित होता तो उसे भी राखी बांध देती। यह सिर्फ लोग दिखावे के लिए होता कि परिवार में आज भी एकता कायम है। नहीं तो माँ, चाची और ताई की आपसी लड़ाइयाँ
पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। उनमें आपस में कभी नहीं बनी, हमेशा ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती। इसीलिए बच्चों में भी आपस में वह प्रेम नहीं था जो एक परिवार में होना चाहिए। इसी बात का अंजलि ने फ़ायदा उठाया और सास ने भी कभी उस पर दबाव नहीं बनाया कि वह रक्षाबंधन पर यहाँ ज़रूर आए। हाँ, होली दिवाली पर उसका ससुराल आना ज़रूरी था। अंजलि शैलेंद्र को लेकर मायके चली आई। शैलेंद्र को चिंता मुक्त रखने के इरादे से जानबूझकर वह शैलेंद्र का मोबाइल और लैपटॉप घर छोड़ आई थी। अब यहाँ शैलेंद्र के पास कुछ काम नहीं था तो उसने गांव में सैर सपाटा और खूब मौज मस्ती की। वैसे भी उसे गांव का वातावरण बहुत ही प्रिय है और यहाँ तो अंजलि के भाइयों के बच्चों की पूरी फौज थी उसके साथ मस्ती करने के लिए। 2 दिन हंसी खुशी में बीत गए। कल रात को ही शैलेंद्र पत्नी के साथ लौटा है। उसके मोबाइल में ढेरों मिस कॉल थी। कॉल तो पिताजी की अंजलि के पास भी बहुत आई थी, पर उसने फ़ोन रिसीव करना ज़रूरी नहीं समझा। जानती थी क्या कहेंगे, तुम्हारी सास की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से शैलेंद्र को लेकर घर आ जाओ। जैसा कि उसे अंदेशा था, फ़ोन उसके भैया के पास भी आया, पर उसने झूठ कहलवा दिया कि इस बार व्यस्तता के चलते अंजलि राखी बांधने नहीं आई। बड़े भाई ने तो उसे समझाया भी कि बहन, अगर इतना ही ज़रूरी है तुम्हारा जाना तो चली जाओ। तुम्हारे ससुर जी बता रहे थे तुम्हारी सास की तबीयत अब की बार कुछ ज़्यादा ही खराब है। पर अंजलि बोली, भैया यह उनका हर बार का नाटक होता है और मैं कौन सा जाने से मना कर रही हूँ। अगले हफ्ते चली जाऊँगी। अब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे खुशी खुशी त्योहार मनाने दो। और हाँ, शैलेंद्र को इस बारे में कुछ मत कहिएगा, नहीं तो वह तुरंत गाँव भाग जाएगा और उसके साथ मुझे भी जाना होगा। माता पिता ने भी अंजलि का पक्ष लिया तो भाई चुप रह गया। अंजलि और उसकी सास के बीच कोई मतभेद नहीं, दोनों का रिश्ता अच्छा है। 2 साल ही तो हुए हैं अंजलि के विवाह को, पर वह पिताजी की इस आदत से परेशान हो चुकी है। ज़रा माँ को कुछ हुआ नहीं कि बस फ़ोन घुमा देते हैं और हर बार उन्हें सारा काम छोड़ छाड़ कर गाँव जाना पड़ता है और वहाँ माँ बिल्कुल ठीक मिलती हैं। व्यक्ति की एक उम्र भी होती है और उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत तो शरीर में परेशानी रहेगी और माँ को पता भी नहीं होता कि पिताजी ने ऐसा कुछ किया है। पिछली बार जब वह दोनों हैरान परेशान घर पहुँचे तो देखते ही माँ समझ गई थी ज़रूर पिताजी ने उनके पास फ़ोन करके बुलाया है। तब बहुत नाराज़ हुई थी वह पिताजी से कि यूँ छोटी छोटी बातों पर बच्चों को क्यों परेशान करते हो। उन्होंने अंजलि से कहा था, बेटी मुझे खांसी भी आ जाए तो यह आदमी तुरंत बेटे के पास फ़ोन घुमा देता है। इस पर तो मेरे समझाने का कोई असर नहीं, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुम इनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से मत लिया करो। बेवजह तुम्हारी दौड़ धूप करवा दी। आगे से जब तक मुझसे बात ना हो जाए तब तक इस बूढ़ों की किसी बात पर विश्वास मत करना। उन्होंने नाराज़गी से कहा था। इसे समझ नहीं कि बच्चे वहाँ काम करने गए हैं। यूं ही अगर बात बात पर उन्हें बुलाते रहोगे तो काम कब करेंगे। शायद इस वजह से भी अंजलि अब की बार इतनी लापरवाह हो गई थी। वैसे तो माँ को कोई गंभीर समस्या नहीं थी, थोड़ी एलर्जी की समस्या थी। बदलते मौसम के साथ यह परेशानी कुछ बढ़ जाती। अब क्योंकि बारिश का समय है इसीलिए माँ को थोड़ी तकलीफ हो जाती है और पिताजी आदतन घबरा कर उन दोनों के पास फ़ोन घुमा देते हैं। शैलेंद्र और अंजलि तो उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे, पर गांव से प्यार अधिक होने के कारण उन्हें शहर की ज़िंदगी रास नहीं आती। 1 हफ्ते से ज़्यादा वह कभी यहाँ नहीं रुके। फिर गांव इतना दूर भी नहीं था, केवल घंटे भर में यहाँ से गांव पहुँचा जा सकता था। इसीलिए जब भी माँ पिताजी की इच्छा होती उनसे मिलने की, वह उन्हें बुला लेते। इस बार उन्हें गांव गए हुए 3 महीने हो गए थे। शैलेंद्र ने नौकरी बदली थी, इसीलिए काम अधिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से वह गांव नहीं जा पाया। घर पहुंचकर शैलेंद्र फ्रेश होने चला गया, क्योंकि उसे रात भर जागकर अपना काम पूरा करना था। अंजलि ने उसका फ़ोन चेक किया तो बहुत सी मिस कॉल देखी। अब रात काफ़ी हो चुकी थी,
सुबह फ़ोन करूँगी। यह सोचकर अंजलि ने सभी कॉल डिलीट कर दी ताकि शैलेंद्र परेशान ना हो और आराम से अपना काम कर सके। उसने शैलेंद्र को कॉफ़ी बनाकर दी और खुद सोने चली गई। सुबह ऑफिस जाने की हड़बड़ी में वह गांव फ़ोन करना भूल गई। इधर शैलेंद्र रात भर जागता रहा, पर फिर भी सुबह तक उसका काम खत्म नहीं हुआ। एक तो रात भर जागा, ऊपर से ऑफिस आते ही बॉस की डांट पड़ी। उसका मूड खराब हो गया था, इसीलिए उसने फ़ोन को साइलेंट करके अपने टेबल के ड्रॉर में रख दिया। पर अब जैसे ही फ़ोन उठाया, वहाँ से ताऊजी की कड़क आवाज़ सुनाई दी। लगता है बेटा बहुत व्यस्त हो गए हो, आजकल फ़ोन उठाने की भी तुम्हें फुर्सत नहीं। यहाँ तुम्हारी माँ बेटे की राह में पलके बिछाए इंतज़ार करती रह गई, पर बेटा है कि उसे बूढ़े माता पिता की कोई चिंता नहीं। तुम्हारी माँ जा चुकी है, अब उसे मुखाग्नि देने भी आओगे या वह काम भी हम कर लें? तुम्हारे लिए तड़पती रह गई, बस एक ही रट लगा रखी थी, मेरे शैलेंद्र की सूरत दिखा दो एक बार, फिर मैं शांति से मर सकूंगी। पर तुमने तो फ़ोन तक नहीं उठाया, कम से कम वह तुम्हारी आवाज़ ही सुन लेती। सुनकर शैलेंद्र को गहरा धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया वह क्या करे। अंजलि को फ़ोन किया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब वह घर पहुंचा तो अंजलि का रो रो कर बुरा हाल था। वह ऑफिस से लौट चुकी थी। उसे देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, सारी गलती मेरी है, मेरे ही कारण तुम माँ से नहीं मिल पाए उनके अंतिम समय में। और दोनों रोते हुए गांव पहुँचे। दोनों ने पिताजी से बहुत माफ़ी मांगी। तब ताऊजी बोले, बेटा अब इस माफ़ी का क्या काम, जाने वाला तो जा चुका है। अंजलि बहुत देर तक सास के पार्थिव शरीर से लिपटी रोती रही और माफ़ी मांगती रही, पर उसे माफ़ी देने वाली तो जा चुकी थी। अब ना तो इन बातों का और ना ही इस माफ़ी का कोई औचित्य रह गया था। यह एक काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ यह बताना है कि कभी कभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी घट जाती हैं कि इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर दोष किसका था, परिस्थिति का, व्यक्ति का या फिर किस्मत का। आपको क्या लगता है इस कहानी में असली दोषी कौन था? कमेंट करके अपने विचारों से अवगत ज़रूर कराएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।